ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी में बात चल रही है। हम ना अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग हाइड्रोमेटलर्जी पढ़ चुके हैं, हम लोग पायरोमेटलर्जी पढ़ चुके हैं, हीटिंग का इन्वॉल्व। अब हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे टू सेपरेट एलिमेंट्स, है कि नहीं? लेट्स से तुम्हारे पास ऑक्साइड है किसी का, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम को अलग करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस यूज करेंगे। आपको मैंने शुरुआत में ही चैप्टर के बताया था कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ ही ये सब करना पड़ता है। याद है कि नहीं याद है? मोस्ट रिएक्टिव कौन कौन से थे? मोस्ट रिएक्टिव लिथियम, ली के काका ने मांगी अलमारी, ये वाले थे कि नहीं थे? ली के काका ने मांगी अलमारी, ये सारे के सारे एलिमेंट्स का हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। तो अब क्या है? वी हैव सीन हाउ प्रिंसिपल थर्मोडायनेमिक्स आर अप्लाइड टू pyrometallurgy, सिमिलर आर इफेक्ट इन द रिडक्शन ऑफ मेटल आयंस in solution of molten. Here they are reduced by electrolysis or by adding some reducing element. The reduction of molten metal salt electrolysis is done. Such methods, अच्छा ये चीज इतना ज्यादा स्पेसिफाई क्यों किया? मोल्टेन मेटल सॉल्ट, मोल्टेन। अच्छा, हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं तो आयंस का मूवमेंट होना चाहिए। आयन के मूवमेंट के लिए वो चीज लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। Such methods are based on electrochemical principle which could be understood through the equation। वही चीज, कितना फ्री एनर्जी है, दैट इज। ये सिंपल सा, ये वाली चीज ना, ये क्या तुम्हें लग रहा है कि ये क्यों लिखा है? तो ये बस इतना बताना चाह रहा है कि क्या ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर ये रिएक्शन होगा तो इसका डेल्टा जी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। Here n is the number of electrons and E naught is the electrode potential of the redox couple formed in the system. More reactive metals have large negative of the electrode potential। देखा, तो ये बता रहा है कि नेगेटिव ज्यादा होगा, सो देयर रिडक्शन इज डिफिकल्ट। इफ the difference of two corresponds to the positive E naught and consequently negative in the reaction, then the less reactive metal will come out of the solution। ये चीज को समझता है। वो कह रहा है कि if the difference of two E naught values correspond to a positive E naught, वो कह रहा है कि अगर आपने कोई रिएक्शन लिया और उस रिएक्शन में ई नॉट पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या होता था? सेल चल रहा है, हाँ या ना? सेल इज वर्किंग, हाँ या ना? दिखा, ये सेल इज वर्किंग वाली बात याद है कि नहीं याद है? और अगर ई नॉट पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी नेगेटिव है तो जो रिडक्शन आप चाहते हो वो रिडक्शन हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ या ना? यस। ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ टू इज पॉजिटिव देन द लेस रिएक्टिव मेटल विल कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन, मोर रिएक्टिव विल गो इनटू द सॉल्यूशन। जैसे कि कॉपर के साथ कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, तो कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, और आपके पास आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इन सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस Mn प्लस आयंस आर डिस्चार्ज एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। ये सारा कुछ उसी के बारे में दिया है। कंसिडरिंग दिस, सम फ्लक्स इज एडेड फॉर मेकिंग मोल्टन मास मोर कंडक्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। फ्लक्स मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसी इम्प्योरिटी होती है जो आप अपनी तरफ से डालते हो, ताकि आपका जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है, या रिमूवल वाला जो प्रोसेस है, या सेपरेशन का जो प्रोसेस है, वो आसान हो सके। हमने फ्लक्स इससे पहले 2 बार यूज किया है। याद आया? एक बार हम SiO2 पढ़ रहे थे, याद आया कि नहीं आया सबको? SiO2 एसिडिक फ्लक्स था। फिर हमने अभी कैल्शियम ऑक्साइड डाला था ब्लास्ट फर्नेस में, ये बेसिक फ्लक्स था। ठीक है, तो फ्लक्स इज समथिंग जो आपने एक्सटर्नली ऐड किया है। अभी हम जो देखने जा रहे हैं, दिस इज फॉर एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम का हम रिडक्शन देखने जा रहे हैं। कौन सा? इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन। अब एल्यूमिनियम को जो आप ले रहे हो, वो आप Al2O3 के फॉर्म में ले रहे हो। ठीक है, अगर आपसे कोई बॉक्साइड पूछे, हमने बॉक्साइड के बारे में बात किया क्या अभी तक? बॉक्साइड इज Al2O3 डॉट H2O। क्या किसी को डाउट है इसमें? ये Al2O3 डॉट टू एच टू बॉक्साइड का फॉर्मूला हो गया। ये आपके पास प्योरिफाइड Al2O3 इज मिक्स्ड विद Na3Al(F6) और CaF2। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये चीज यस। समझ में आया? Na3Al(F6) एंड CaF2, ये दोनों तुम्हारे पास जो हो सकते हैं, इन्हीं को बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रायोलाइट। इसको हमने पहले भी किया हुआ, रेडॉक्स रिएक्शंस में हमने लिखा हुआ है इसको क्रायोलाइट। ठीक है, क्रायोलाइट। और तुम्हारे पास विच CaF2 विच ऑफ लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर एंड ब्रिंग्स कंडक्टिविटी। अगर आपने इसको मिला दिया Al2O3 में, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट वो हो जाता है, कम हो जाएगा, और ये कंडक्टिविटी लेके आएगा। बेसिकली आप इसको गलाना आसान हो जाएगा। ठीक। द फ्यूज मैट्रिक्स इज इलेक्ट्रोलाइज, की इन दोनों को मिलाने के बाद, फ्यूज करने का मतलब मिलाना होता है।
जो आपने एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी मिलाई उसको जब मिला दिया तो Al2O3 जो कि सॉलिड होता है, वो सॉलिड तुम्हारा कंडक्टिविटी में थोड़ा सा उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है। स्टील वेसल विद लाइनिंग ऑफ कार्बन एक्ट्स एज कैनोड एंड ग्रेफाइट एनोड। अभी तक अगर आप देखो तो बहुत सारे ग्रेफाइट पे एनोड की बात हो चुकी है, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा, स्टील वेसल विद लाइनिंग ऑफ कार्बन एक्ट्स एज कैथोड एंड ग्रेफाइट एनोड इज यूज्ड। द ओवरऑल रिएक्शन इज 2Al2O3 प्लस 3Cl4Al प्लस 3Cl2। इसमें बहुत बढ़िया सी एक चीज दिखाऊंगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज वाइडली नोन एज हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, इसमें एक अच्छी चीज देखना, अगर आप इस रिएक्शन के हिसाब से देखो तो इस रिएक्शन के हिसाब से आपको दिखेगा कि 3 मोल जब कार्बन खर्च होगा, 3 मोल जब कार्बन खर्च होगा तो आपके पास 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम बनेगा। देखा सबको? 3 मोल अगर यस सर। कार्बन खर्च होगा तो 4 मोल दिखेगा। Thus, electrolysis of a molten mass is carried out in the electrolytic cell using carbon electrodes. The oxygen liberated at anode reacts with the carbon of anode, producing CO and CO2। वो कह रहे हैं कि जो CO और CO2 आपको दिख रहा है, लेट्स से इसको तोड़ोगे तो आपके पास Al आपके पास डिपॉजिट हो जाएगा। वही चीज इलेक्ट्रोलिसिस तो हम कर ही चुके हैं, और ऑक्सीजन गैस निकलेगा। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है, ये ऑक्सीजन कार्बन जो एनोड पे है, उसके साथ रिएक्ट करेगा, और अगर उसके साथ रिएक्ट करेगा तो आ रहा होगा समझ में, तो ये जो सी है वो सी और CO2 को कन्वर्ट करेगा। दिस वे फॉर ईच केजी ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस्ड अबाउट 0.5 kg ऑफ कार्बन एनोड इज बर्न्ट अवे। लोग यहाँ पे गड़बड़ाते हैं। ऊपर कहते हैं कि 3:4 का रेशियो है, वो मोल रेशियो है, नीचे वेट रेशियो की बात कर रहा है। ठीक है, छोटी सी बात है। तो यहाँ पर क्या है, दिस वे फॉर ईच केजी ऑफ एल्यूमिनियम बर्न अबाउट 0.5 kg ऑफ कार्बन एनोड इज बर्न्ट अवे। यहाँ पे तो अगर आप मास के लिए बात करो तो 1:0.5, दैट इज 1:2, 2:1 का रेशियो है ना। और लोग बोलते हैं कि ऊपर कुछ लिखा है नीचे कुछ, बेटा ये केजी में है, ऊपर मोल में है, कोई डाउट इसमें? और अगर आप देखो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, देखो जी कितना सिंपल सा है। अगर याद भी नहीं करना, आपको पता है एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल का क्या होगा, रिडक्शन होगा, मेटल मेटल में कन्वर्ट हो गया। और जो ऑक्सीजन आपके पास निकल रही है, ये जो ऑक्सीजन के लिए वो कार्बन है। देखा? क्या किसी को डाउट है यहाँ पर? ये वाली चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसमें तीन, यस सर। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चे वो यही है कि एक तो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस की बात करें, एक आप इस रिएक्शन में इनके बीच का एक ये बात याद रखना और एक ये बात याद रखना कि दो डिफरेंट, एक मोल वाले में है, एक इसमें है वेट वाले केस में। अगला क्या है तुम्हारे पास, NaAlF6 एंड CaF2, Na3Al F6 एंड CaF2। क्या ये बात समझ में आई? Na3Al F6 एंड CaF2, क्या कोई डाउट है इसमें? ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्रायोलाइट की बात हो रही है। चलो जी, इसमें है एक और एक्स्ट्रा, क्या लिखने वाले थे, इधर आ जाओ। इसमें 3 चीजें लिखना, सारे लोग अपने पास जो भी आपके पास बुक है उसमें। ये देखो, बस आपने ये लिखा है, बेयर्स प्रोसेस किसके लिए यूज होता है? रेड बॉक्साइड। बस आपने इतना याद रखना, बेयर्स प्रोसेस रेड बॉक्साइड। 2-3 नाम है, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, ये बुक में नहीं है, ये आपको पैकेज में मिलेंगे। रेड बॉक्साइड। फिर आपके पास हॉल्स प्रोसेस होगा, सरपेक्स प्रोसेस होगा। देखो हॉल्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस इज फॉर लो ग्रेड रेड रेड बॉक्साइड। ये सारे सेम है, ये प्रोसेस हमारे कोर्स में नहीं है। हॉल्स प्रोसेस लो ग्रेड रेड बॉक्साइड। ये हॉल के बाद लास्ट है सरपेक्स प्रोसेस, ये है फॉर वाइट बॉक्साइड। ठीक है।
कॉपर पिक्स प्रोसेस और वाइट, ये आपको मिल जाएगा तो उसके लिए है। देखो जी, लो ग्रेड और हाई ग्रेड की बात करते हैं। लो ग्रेड ओर वाले ओर होंगे जहां पर मेटल इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, उसका अमाउंट इतना बढ़िया नहीं। हाई ग्रेड ओर में क्या होगा, आपके पास मेटल बहुत सारा होगा। लो ग्रेड क्वांटिटी से ही बात करें, लो ग्रेड हाई ग्रेड। कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय, देखो ये क्वेश्चन बन सकता है कि लो ग्रेड कॉपर का और कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हाइड्रोमेटलर्जी से। इट इज लीच्ड आउट यूजिंग बैक्टीरिया और एसिड, द सॉल्यूशन कंटेन्स Cu2 प्लस, ट्रीटेड विद स्क्रैप आयरन और H2। यहाँ तक देखो, बताओ। ये वाला क्वेश्चन सारे लोग रीड करो। और इसमें मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में बहुत सारे का रीजन ऐसा है कि कोई सस्ता प्रोसेस है इसलिए कर रहे हैं। सर हमें पता कैसे चलेगा ये कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है? हम्म आप ऐसे समझ सकते हो, परसेंटेज अबंडेंस से एक तो ये पता चलेगा, बट आपको नहीं भी पता तो आप कुछ का याद रख सकते हो, जैसे एल्यूमिनियम बहुत है, कैल्शियम बहुत है ना, यहाँ पर आयरन बहुत है। ये सारा कुछ जो आपको पढ़ते पढ़ते मिलेगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, इंटेक्स क्वेश्चंस में लिखा होगा। और बहुत ही डिटेल में जाना है तो जब डीएनएफ ब्लॉक देखेंगे तो आप परसेंटेज अबंडेंस भी होंगे कि अर्थ में कितना है, ठीक है। यस सर। आप ऐसे समझ सकते हो, आप डेली लाइफ को उठा लो बस। आप डेली लाइफ को उठा लो और आप बस ये सोच लेना कि सोना बताओ कैसा है। सोना सस्ता है महंगा है? बहुत महंगा। बहुत महंगा, इसका मतलब बहुत रेयर है कि नहीं है? यस सर। बात खत्म। तो वही चीज है, जो इसका जो प्राइस है वो जस्टिफाई करता है। प्लैटिनम और भी ज्यादा महंगा है, इसका मतलब प्लैटिनम और भी ज्यादा रेयर है। वो स्कैरसिटी होती है, उससे डिसाइड होता है ना प्राइस क्या होगा उसका। यस सर। चलो जी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करें। ये वाला देखो, ये सारा कुछ अब हम पढ़ चुके हैं, ये ऑलरेडी, ये वाला तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है आपको इलेक्ट्रोमेटलर्जी में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। Besides reduction, some extractions are based on oxidation, particularly for non-metals. A very common example of extraction based on oxidation is the extraction of chlorine from brine. याद होगा हमने किया था, उसी को मैंने लेके समझाया था कि Na प्लस है, Cl माइनस है, H प्लस है एंड OH माइनस है। फिर हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था कि जिसका SOP ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा। इन दोनों में ने बात किया था जिसका SRP ज्यादा उसका रिडक्शन ज्यादा। किसका रिडक्शन होता था? H2 का। ऑक्सीडेशन किसका होता था? क्लोरीन का। याद आया? क्लोरीन का एसओपी वैल्यू ऐसे था हमारे, SO4 2 माइनस, फिर क्या था, NO3 माइनस, फिर था OH माइनस, फिर क्या था, Cl माइनस, फिर Br माइनस, फिर I माइनस। याद है? ये एसओपी वैल्यू था, एसओपी वैल्यू फॉर एनायंस। ये याद कराया था और लिखाया भी था नोटबुक। याद आया कि नहीं याद आया? Yes, sir. ठीक है। अब उसके बाद क्या है, फॉर डेल्टा जी ऑफ दिस रिएक्शन इज दिस व्हेन इट कंपेयर टू दिस, E0 गेट्स -3। ये कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है इसका E0 माइनस में नेचुरली इट विल रिक्वायर एक्सटर्नल ईएमएफ दैट इज ग्रेटर देन 2.2। ये कह रहा है कि जब आप आगे इतना एनर्जी प्रोवाइड करोगे तभी रिएक्शन होगा, बट द इलेक्ट्रोलिसिस रिक्वायर्स एन एक्सेस पोटेंशियल टू ओवरकम सम अदर हिंडरिंग रिएक्शन। वो कह रहा है कि जितना आपको 2.2 लग रहा है ना कि 2.2 दिया रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि और भी रिएक्शन साथ साथ चल रही होती है। Thus, Cl2 is obtained on electrolysis, giving out H2 and aqueous NaOH as byproduct. Electrolysis of molten HCl is also carried out, but is that case any metal is produced and not any OH. याद आया? मोल्टेन वाले केस में सिर्फ मेटल और वो बन जाता था। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है सबको, हाँ या ना? अमृता, लोना, क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है, आप इसे आराम से रीड कर सकते हो, फिर हम आगे चलें। ये वाला देखो, वापस से रिपीट हो गया पूरा डिटेल, लीचिंग पूरा डिटेल में बात किया था लीचिंग का। एक बार यहाँ तक देख लो, किसी को एनसीईआरटी में जरा सा भी डाउट हो कि एनसीईआरटी चार्ट डालना है अपने को।
ठीक है, यहाँ तक देख लो भाई, जरा सा भी डाउट ना हो तो फिर हम आगे शुरू करो। आगे शुरू करें, आ जाओ। ठीक है, अब मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय एनी मेथड, वो ये जो रिफाइनिंग प्रोसेस है, रिफाइनिंग प्रोसेस कुछ ऐसा सा प्रोसेस है कि आप बिल्कुल फाइनल टचेस दे रहे हैं। आपका 90% से ऊपर आपका प्योरिफिकेशन हो गया। अब बस फाइनली उसके अंदर के जितना और इम्प्योरिटी हट सकता है वो हटा रहे हैं, उसको रिफाइनिंग बोल रहे हैं। लास्ट स्टेप है प्यूरिफिकेशन का। A metal extracted by any method is usually contaminated with some impurity, और ये बात सही है। मैंने आपको रीजन भी बताया था कि कई बार इम्प्योरिटी जरूरी भी होती है। याद है आयरन के केस में किसकी इम्प्योरिटी होती है? जल्दी से बताओ। आयरन के केस में मेजर इम्प्योरिटी किसकी थी? कार्बन की थी कि नहीं थी? और कार्बन से क्या हो रहा था? उसके अंदर स्ट्रेंथ क्रिएट हो रही थी। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना भाई? आयरन के अंदर कार्बन की इम्प्योरिटी थी, और उस कार्बन की वजह से उसके अंदर स्ट्रेंथ और वो आ रहा था, ब्रिटल नेचर आ रहा था। तो हम कार्बन को ही कम कर रहे थे, उसके बाद कुछ हो रहा था। हाँ या ना? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? आयरन वाली बात क्लियर है? यस और नो, टेल मी जल्दी से। यस यस सर। है ना? तो हमारा ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी तरीके से किसी चीज को साफ कर दो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग मेटल्स ऑफ हाई प्योरिटी सेवरल टेक्निक्स आर यूज डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड द इम्प्योरिटी। भाई हर एक टाइप का प्योरिफिकेशन मेटल और उसकी क्या इम्प्योरिटी, उस बात से ही डिसाइड होता है। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। पहला है डिस्टिलेशन। बिल्कुल वही डिस्टिलेशन है जो आप सोच रहे हो। आपने एक तरफ क्या किया है, मेटल लिया हुआ है, इस मेटल को हीट करना शुरू किया है, और जब आप हीट करना शुरू कर रहे हो, जब आप हीट करना शुरू कर रहे हो तो आपका मेटल इवापोरेट हो जाएगा। अगर मेटल इवापोरेट हो जाएगा फिर वो क्या करेगा, दूसरी जगह होगा, यहाँ पे हम उसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा कर लेंगे तो हमारे पास ये चीज सेपरेशन होगी, जैसे डिस्टिलेशन करते हैं। बट ये किसके लिए किया जाएगा? जो इजिली तुम्हारे पास, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल लाइक जिंक एंड मरकरी। दिस impure metal is evaporated to obtain the pure metal as distillate। मतलब जब आप इसको हीट कर रहे होगे तो जितना भी गंदगी है वो यहीं रह गया होगा, बाकी सारा कुछ ऐसे निकल के आगे चला गया। क्लियर? क्या डिस्टिलेशन में किसी को डाउट है? डिस्टिलेशन तक किसी को भी डाउट है? डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन नहीं? यस और नो नो सर। गाइस? ओके। लिक्वेशन। लिक्वेशन में क्या, इन दिस मेथड अ लो मेल्टिंग पॉइंट लाइक टिन कैन बी मेड टू फ्लो ऑन अ स्लोपिंग सरफेस। ये क्या मतलब है सर? बेटा बहुत ही सिंपल सी बात। ये आप क्या कर रही हो, आपने ऐसे ले लिया जो हमने इस तरीके से, और इसमें तुमने ये हीटेड सरफेस है। ये हीटेड सरफेस है तो क्या होगा, थोड़ा बहुत ये जो बीच में ऐसे खांचे से बने, खांचे वो खाली सी जगह होती, इसको स्लोप में रख दिया तो आपका ये हीट करने लगता है। अब हीटेड कन्वेयर बेल्ट टाइप समझ सकते हो। जब हीटेड होगा तो जो गलने वाली चीज होगी वो गल के ऐसे नीचे जाने लगेगी, जो नहीं गलने वाली चीज होगी वो रह जाएगी, खत्म। यही चीज के बारे में लिखा हुआ है। इन दिस मेथड अ लो मेल्टिंग मेटल लाइक टिन, a low melting metal like tin can be made to flow on a sloping surface. It is the way it is separated for higher or higher melting impurity. कोई डाउट है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में कॉपर के लिए बात करते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में लिखा है। ये मैं आपको पढ़ा भी चुका ऑलरेडी, बट स्टिल देख लो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर विद कॉपर इलेक्ट्रोड। पहले तो इलेक्ट्रोड पे हम कौन सा रखते हैं? इम्प्योर कॉपर रखते हैं। मैंने यहाँ पर रिएक्शंस लिखी है कि SO4 है, H2O है, Cu है। इन सारे केसेस में SOP वैल्यू किसका ज्यादा होता है? सबसे कॉपर का। नेक्स्ट केस में आप जाओगे, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H माइनस प्लस H2, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu, U2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu। इस वाले केस में भी आपका जो Cu है, तो दोनों ही केस में जो हमने वैल्यू से चेक किया, Cu का ऑक्सीडेशन भी आसान है, Cu का रिडक्शन भी आसान है। और अगर आपने ऐसा कनेक्ट कर दिया तो क्या होने वाला है ये समझना। आपने कुछ ऐसा सा सेल बनाया है जिसमें Cu का ही ऑक्सीडेशन, Cu का ही रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपके पास इम्प्योर वाला रॉड है, ये आपके पास प्योर वाला रॉड है। क्या याद आया किसी को? हमने ये चीज पढ़ा था? नहीं याद आया? यस।
ठीक है। यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, ये इम्प्योर वाला रॉड है, ठीक है, ये इम्प्योर रॉड है। इस इम्प्योर रॉड से क्या होगा, जो Cu2+ कन्वर्ट होंगे वो यहाँ जाएंगे, और Cu2+ यहाँ के क्या होंगे, इस पे जाके डिपॉजिट होना शुरू होंगे। धीमे धीमे क्या होगा, जब सारा का सारा Cu यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, जितना भी Cu इसके अंदर है वो धीमे धीमे करके निकल निकल के बाहर जाएगा, और बाहर जा जाके इधर चिपकेगा। कभी ना कभी तो ये खर्च होके खत्म हो ही जाएगा। जब खर्च होके खत्म हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा ऐसे कोलैप्स कर जाता है, गिर जाएगा ऐसे। और जब ये गिर जाता है तो इसको बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं इसको, एनोड मड। क्या एनोड मड वाली बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? एनोड मड, यस एनोड सर। मड, ठीक है। ये आपके पास रिएक्शन है, और इसी चीज को उन्होंने इन वर्ड्स लिखा हुआ है यहाँ पर। अजो जी रीड करते हैं, ठीक है, सारे लोग रीड करना है इसको। इसमें क्या है, इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज मेड टू एक्ट एज एनोड, अभी दिखा है मैंने। A strip of the same metal to inform is used as cathode, ये देखा हमने। They are put in a suitable electrolytic bath solution containing the sort of same metal. The more basic metal remains in the solution and the less basic goes to the anode mud. This process is also explained using the concept of electrode potential over potential and gives free energy. ये तुम्हारे पास पूरा लिखा हुआ है इसका। Copper is refined using electrolytic method. Anodes of impure copper and pure copper strips are taken as वापस से वही थी। The electrolyte is acidified solution of copper sulfate and net result of electrolysis the transfer of copper in pure form from anode to cathode. ये देखो, impurities from this blister copper deposit at anode mud which contains antimony, beryllium, tellurium, silver, gold, platinum. Recovery of these may meet the cost of refining. आप जितना सोच रहे हो उससे बहुत कम मिलता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा मिल गया। जिंक में ऑल्सो भी रिफाइंड दिस वे। यही चीज जो मैंने आपके सामने लिखी, एक बार यहाँ तक देख लो। किसी को भी डाउट है इस पेज तक, सारे लोग रिफाइनिंग में यहाँ तक देख लो, रीड करके अपनी तसल्ली के लिए। बेटा बार बार बोल रहा हूँ, अपनी तसल्ली होनी चाहिए। डन। भाई डन। सर एनोड मड कहाँ पे आती है? एनोड पे आएगी। एनोड मड मतलब वही जो गंदा सा जो बचा है ना, इम्प्योरिटी वाला। देखो जितना भी प्योर उसमें से होगा वो तो निकल निकल के चला जाएगा, है ना। तो लास्ट में जो बचेगा उसको एनोड मड कहते हैं, कि वो गिर जाता है, उसमें जो भी गंदगी सहित है ना वो रह जाता है बस। वो एनोड पे ही है। सॉल्यूशन पे कुछ इम्प्योरिटी नहीं आती? नहीं, सोल्यूशन वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा होता। वो तो डिसॉल्व होगा तो होगा। ओके सर। चले आगे। कोई ऐसा जिसको डाउट हो यहाँ तक? आ जाओ जी नेक्स्ट। हाँ नम्रता, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। क्या चीज? नो सर। ओके ओके। तुम लेट के तो नहीं पढ़ रही हो? नहीं। चलो जी ठीक है। आ जाओ यहाँ पर देखते हैं। जोन रिफाइनिंग की बात करें। जोन रिफाइनिंग में आपके पास क्या है, ये मेरी पेंसिल को देखा। आपके पास ऐसे से आपने एक स्लैब ले लिया, उसका से गोल सिलेंडर सा। और हम क्या बात करें कि जो इम्प्योरिटीज है वो लिक्विड फेज में ज्यादा जल्दी, मतलब इम्प्योरिटी जल्दी सॉल्युबल है। इम्प्योरिटी जल्दी सॉल्युबल है, इम्प्योरिटी जल्दी लिक्विड में बदलती है। आपने सर्कुलर हीटर लिया। सर्कुलर हीटर को जब आप हीट करोगे तो होगा क्या, इस सर्कुलर हीटर में जो भी इम्प्योरिटी वो गल जाएगी, और वो गल के इधर मूव कर जाएगी। दिख रहा है क्या, ये बात समझ में आई? है ना। Yes. जैसे ही आप ऐसे किया, और फिर क्या होगा, फिर आप इसको ऐसे हीट करोगे तो फिर से इधर हो जाएगी, फिर इसे हीट करोगे फिर इधर होगी।
धीमे धीमे सर्कुलर हीटर को यूज कर करके सारी की सारी इम्प्योरिटी इधर लेके आए। फिर से ये बार काम किया, फिर से ये काम किया, तो 2 से 3 बार ये काम करोगे, सारा इम्प्योरिटी इस एरिया में इकट्ठा हो जाएगा। जब वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, आप ये वाला पोर्शन लोगे और ऐसे करके कट कर दोगे। क्या ये बात समझ में आई? है ना? आप बार बार सर्कुलर हीटर पे, बार बार सर्कुलर हीटर से चलाया चलाया चलाया, हर बार आपने साइड में कर दिया, यहाँ पे आपका जो इम्प्योरिटी है सारा साइड में हो गया, और आपने उसको कट कर दिया। जैसे आपने कट कर दिया, हट जाएगा इम्प्योरिटी। इसको बोलते हैं जोन रिफाइनिंग। जोन जोन में रिफाइनिंग हो रहा है, देखा? ठीक है। व्हेन impurities are more soluble in liquid phase than solid based on fractional crystallization, ठीक। For ultra pure metals, highly purified impurities present in ppm। और ये सारा का सारा सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में किया जाता है। देखो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, बोरॉन, सारा कुछ। बोरॉन वोरॉन को तो छोड़ दे, बट बाकी सारा सिलिकॉन और जर्मेनियम तो तुम्हारा सेमीकंडक्टर में किया जाता है। यही वाली बात समझ में आई? जोन रिफाइनिंग, एनीवन? जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग। ओके, आ जाओ जी। तुम्हारे पास अगला जो है उसको बोलते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में हम क्या करेंगे? हम किसी चीज एक्स को वाई के साथ रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड बनाएंगे एक्स। ये कंपाउंड वोलेटाइल होना चाहिए। जैसे ही आप एक्स को वाई के साथ रिएक्ट करोगे, ये हवा में उड़ने लगेगा, और जैसे ये हवा में उड़ने लगेगा, आप इसको थोड़ा साइड में लेके हीट करना चालू करो, ये तुरंत टूट भी जाएगा। आइए समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो लेट्स से यहाँ पर तुम्हारे पास एक्स जो है वो काफी इम्प्योर है, काफी इम्प्योर है एक्स, कि उसके अंदर बहुत सारा कुछ गंदगी प्रेजेंट है। बट आप वाई के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो एक्स वाई ही बनेगा, और वो सारा वेपर में चला गया। जब वो सारा वेपर में चला गया, आप उसे हीट कर रहे हो, तो वो हीट करने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो आपने बनाया था, ये चीज वापस से ब्रेक डाउन करने जा रही है भाई, क्योंकि इतना हीट तो हम कभी भी दे सकते हैं कि चीजें टूट जाए। क्या ये वाली बात समझ में? वेपर फेज रिफाइनिंग में पहले आप कंपाउंड को वेपर में कन्वर्ट करोगे, और वेपर में कन्वर्ट करने के बाद, वेपर में कन्वर्ट करने के बाद जाके उसको आप सेपरेशन करोगे, हीट करोगे, टूट जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ या ना? यस। यस सर। ठीक है, आ जाओ। इसमें देखते हैं, हमारे 2 प्रोसेस है, यानी यहाँ पर समराइज कर रखें। एक होता है वैन आर्कल। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो मेटल का आता है बच्चे, सीधे कि कौन से मेटल के लिए वैन आर्कल प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो वैन आर्कल के लिए मेटल प्लस I2 जब किया तो MI4 ये वोलेटाइल होता है, हाई टेम्परेचर पे ये वापस से टूट जाएगा। इम्प्योरिटी रिमूव्ड आर O2 and N2। इस वाले केस में क्या होगा? NiO2 प्लस H2, NiH2O, ये सारे केसेस में आप देख के चलोगे। ये क्या है? ये आधा बना हुआ है क्या? चलो जी, ठीक है। आपके पास NiCO के पास जब कराया आपने NiCO होल 4, जब आप इसको हीट करोगे 230 to 250 पे, तो ये वापस से NiOCO में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या किसी को डाउट है इसमें? यहाँ तक क्रोमैटोग्राफिक मेथड से ऊपर तक जो भी आप उसे रीड कर सकते हो, फिर हम आगे चलते हैं। पूरा एनसीईआरटी एक बार देख लो, बस क्रोमैटोग्राफिक इफेक्ट वाली बात।
इसमें ये देख लेना कौन से मेटल के लिए क्या किया जाता है, जिरकोनियम के लिए क्या करेंगे, निकल के लिए क्या करेंगे, यही क्वेश्चन आता है सीधे सीधे वेपर फेज रिफाइनिंग में। हाँ भाई, शुरू करें लास्ट। यस सर। यहाँ तक रीड किया, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है। बहुत आसान चैप्टर है, आप इसे पुरानी ईयर्स में देख के करना, आपको दिखेगा कि सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। चले आगे, बताओ भाई। यस सर। यस। चलो जी, लास्ट तुम्हारे पास यहाँ पे इसमें जो प्योरिफिकेशन है वो क्रोमेटोग्राफी का है। आज जो मैं आपको क्रोमेटोग्राफी बता देता हूँ क्या होता है, सिंपल सा। क्रोमेटोग्राफी को समझने के लिए वापस से, बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी की क्रोमेटोग्राफी होती है, हम जनरल आइडिया ले रहे हैं। इसमें आपके पास पानी है, ये आपके पास पेपर का एक टुकड़ा है, और इस पेपर के टुकड़े पे आपने यहाँ पे ब्लैक डॉट लगाया है। अब जब ब्लैक डॉट लगाया है तो पेपर में क्या होता है, पानी चढ़ता है ऊपर। कोई बताएगा क्यों चढ़ता है पेपर में पानी? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और अच्छा फिनोमेना, फिजिक्स का फिनोमेना बताओ। कैपिलरी ट्यूब पढ़ा है आपने फ्लूइड में? यस सर, कैपिलरी यस सर। कैपिलरी एक्शन, ठीक है। जो पेपर होता है वो छोटी छोटी कैपिलरी से मिलके बना होता है। यहाँ पर कैपिलरी एक्शन होगा, पानी ऊपर चढ़ना शुरू होगा। जब पानी ऊपर चढ़ना शुरू होगा तो ये जो ब्लैक डॉट है ये डिसॉल्व होगा, और ये ब्लैक डॉट बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर से मिलके बना होगा, हाँ या ना भाई? ब्लैक कलर तो बहुत सारे डिफरेंट कलर से मिलके बनता है। तो आप इसमें देखोगे जो कलर सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, लेट्स से मान लो ये तीन कलर से मिलके बना है, रेड, ब्लू एंड ऑरेंज। लेट्स से रेड, ब्लू एंड ऑरेंज से मिलके बना है। एंड लेट्स से जो रेड है वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। अगर रेड सबसे ज्यादा सॉल्युबल है तो आपको ऊपर दिखेगा। अगर आपका ब्लू उसके बाद कम सॉल्युबल है तो वो यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ये ब्लू जो तुम्हारे पास है, ये ब्लैक वाला, ये ब्लू वाला इसका, वो यहाँ पर दिखेगा। क्या ये बात समझ में आई? फील हो रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? आपने देखा ना कि ये इंक कैसे फैल जाता है? आप यस। लोगों ने नोटिस किया इंक फैल जाता है? लोना, ये वाली बात क्लियर है बच्चे, है ना? यस सर। है ना? तो ये तुम्हारा इंक है, पूरा फैल जाता है। अगर ये फैल गया इंक, है ना, तो ये फैल गया इंक। अब ये वाले से अलग अलग लेवल पे, आपको अलग अलग लेवल पे ये चीज दिख रहा है। किसी लेवल पे कोई कलर है, किसी लेवल पे कोई कलर है, किसी लेवल पे कोई कलर है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने इसको सेपरेट कर दिया। इसमें एड्सॉर्प्शन वाली चीज है, बिल्कुल है, एड्सॉर्प्शन के बिना ये नहीं हो रहा। बट स्टिल यहाँ पर सेपरेशन भी हो गया कि आपको ब्लैक कलर को डिफरेंट कलर्स में ब्रेक डाउन करना है। आपने इस तरह लगाया और वो ऐसे पानी चढ़ा,
यहाँ पर कुछ टर्म्स होते हैं जिसको बोलते हैं मोबाइल फेज और एक होता है स्टेशनरी फेज। देखो हमेशा 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 जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें दो टाइप के फेज जरूर होंगे। मोबाइल माने जो चीज चल रहा होता है, तो यहाँ पर अगर आप पानी को देखो तो पानी यहाँ पर मोबाइल फेज में है और स्टेशनरी फेज में क्या है, ये पेपर। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। इसमें तुम्हारे पास एड्सॉर्प्शन होगा, चीजें ऊपर चढ़ेंगी। आप इसको रीड करके देखो पहले तो ये वाली, ये पूरा रेड बॉक्स, क्या रेड बॉक्स क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले रेड बॉक्स रीड करें सारे लोग। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? रीड किया? आप लोग बताते नहीं और रीड करके। डन सर। आ रहा है समझ में? इसमें जो शब्द लिखे हैं, स्टेशनरी फेज क्या है, ठीक है, मोबाइल फेज क्या, वो कह रहा है कि किसी के थ्रू पास किया जाएगा, कुछ है कुछ नहीं है। अब इसी में आपके पास दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर डिफरेंटली एब्जॉर्ब्ड ऑन द एड्सॉर्बेंट। बिल्कुल सही बात है, जैसे कलर के साथ था, रेड कलर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा था। The mixture is put in a liquid or gaseous medium which is moved through the adsorbent. Different components are adsorbed at different levels on the column. Later, the adsorbed components are removed by using suitable solvent. Depending upon ये suitable solvent, elutant, eluted मतलब elutant is जो strip करके खींच के निकाल रहा है, ठीक है, और जो चीज निकल गया। आप ऐसे समझ सकते हो, आप जब आप सोप को डालते हो तो सोप ऑयल को खींच के निकालता है, तो सोप तुम्हारा एल्यूटेंट है और जो एल्यूटेड है वो ऑयल हो गया। आया समझ में? खींच के इसको रब करके निकालने को बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द मूविंग मीडियम एट द एब्सॉर्बेंट मटेरियल एंड आल्सो द प्रोसेस ऑफ पासेज ऑफ द मूविंग मीडियम, कि किस किस तरीके से द क्रोमैटिक मेथड इज गिवन द नेम। कह रहे डिफरेंट डिफरेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया कि आपके पास डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट, ठीक है, एब्जॉर्बेंट मटेरियल, ये सारी बातों पे कि प्रोसेस ऑफ पैसेज, इन सारी बातों पे आपका उसका डिपेंड करेगा। लेकिन इन वन सच मेथड द कॉलम ऑफ Al2O3, द कॉलम, कॉलम लिया हुआ है, कॉलम इसको कहते हैं, जो ये ट्यूब सा होता है इसको कॉलम बोला जाता है। The column of Al2O3 is prepared in a glass tube and the moving medium containing a solution of the component is in liquid form. Moving medium containing a solution of components is in liquid form. ये आपने Al2O3 का वो ले लिया और आपने एक सॉल्यूशन लिया और इस सॉल्यूशन के अंदर वो चीजें जो आपने सेपरेट आउट करनी है। अब जैसे आप इसको पास करोगे, लेट्स से आपने Al2O3 का यहाँ पर लेयर बनाया, तो इसमें जो चीजें आप सेपरेट करना चाहते हो वो इस पे चिपक जाएंगी, वो इस पे चिपक जाएंगे जब ये लिक्विड यहाँ से फ्लो करेगा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर हो रहा है कि Yes. आपने ऐसे ये बना दिया और इससे आप पास करो, तो इससे जब पास करो तो चीजें चिपक जाएंगी नली में, नली में या फिर इसके जो पाइप है इसमें चिपक जाएंगी और जो नहीं है वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट विच आर अवेलेबल इन माइन्यूट क्वांटिटीज and the impurities are not very different in chemical properties of the element to be purified. There are several chromatic methods, ये सारा कुछ दिया हुआ है, इस पे क्वेश्चन बहुत कम आने का चांस है। लास्ट पेज, यहाँ पर आपके पास वो दिया हुआ है आपका कि किसका कौन सा यूज है। इस पे आ जाओ जी, जर्मन सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट, जिंक डस्ट वाली चीज, जर्मन सिल्वर देख लो बस, जर्मन सिल्वर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ये वाली बात। कॉइनेज अलॉय का मतलब है जो कॉइनेज मेटल्स होते थे ना, जब आपका कॉइन चला करता था, सोने के सिक्के चलते थे, उस समय की बात हो रहा है। तो उसमें बहुत सारे मेटल्स को मिला के आपका कॉइन्स बनाए जाते थे। चलो जी ये देख लो,
यहाँ तक आप रीड करके दो, जर्मन सिल्वर तक पूरा आप आराम से रीड कर जाओ। क्यूपिलेशन और पोलिंग में बता देता हूँ लास्ट और क्या है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? चलो आप यहाँ तक आराम से रीड कर लो, टेक 5 मिनट्स 10 मिनट्स, बस ये चैप्टर लगभग लगभग समाप्त है। हम पी ब्लॉक भी थोड़ी देर में शुरू करने जा रहे हैं, आराम से देख लो आप लोग। लास्ट क्या है आपका? एक क्यूपिलेशन और पोलिंग, दो और चीजें होती हैं। आपके पास एजीएयू लेड को आपको प्यूरिफाई करने के लिए लास्ट रिफाइनिंग प्रोसेस में चल रहा है। क्यूपिलेशन में हम क्या करते हैं, क्यूपिल क्यूपिल ना आपका ऐसे कटोरी टाइप का होता है, उस क्यूपिल में आपके पास ऑक्सीजन का ब्लास्ट करते हैं। ऑक्सीजन का ब्लास्ट इज ऑक्सीजन से हीट कर रहे हैं आप, समझ लो। तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे जब आप ऑक्सीजन को ऐसे भेज रहे हो, तो पीबीओ क्या होता है, वोलेटाइल होता है। जो ऑक्साइड्स वोलेटाइल होंगे वो उड़ जाएंगे। कुछ ऑक्साइड्स आपके पास इसी क्यूपिल में एड्सॉर्ब हो जाते हैं। ये एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं। तो आपने क्या किया, उस ऑक्सीजन को जो भेजा है, या तो चीजें उड़ गई या तो अंदर एब्जॉर्ब हो गई। तो आपके पास ऊपर जो बचा होगा वो प्योर मेटल बचा होगा। पोलिंग ये नहीं है, दोनों चीजें, ये सब कुछ मैं आपको पैकेज के हिसाब से बता रहा हूँ। पोलिंग में आपने बैम्बू लिया, ये मैंने बताया भी था। पोलिंग में आपने बैम्बू लिया, बैम्बू में कार्बन होता है, और उस कार्बन को यूज करके कॉपर को आप ऐसे ऐसे चला रहे हो। तो होगा क्या, जो कार्बन है वो कॉपर को रिड्यूस कर देगा, और कॉपर को रिड्यूस कर देगा, आपका काम हो जाएगा, खत्म। कीजिए। क्या चीज बचे? क्यूपिलेशन। क्यूपिलेशन बता दूं फिर से? यस सर। ओके, आ जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, क्यूपिल एक ऐसे ना कटोरी टाइप की है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर एजी लिया, एजी है, सीयू है, पीबी है, कि एजी में ये सब इम्प्योरिटी है। वो ऑक्सीजन को आप बार बार ऐसे करके भेज रहे हो, तो होगा क्या, ये ऑक्साइड में कन्वर्जन होंगे। ऑक्साइड में जब कन्वर्जन होंगे तो CuO जो बनेगा वो तुम्हारा इसी क्यूपल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। और जो लेड ऑक्साइड है, ये आपका वोलेटाइल होता है, ये हवा में उड़ जाएगा। आपकी इम्प्योरिटी या तो अब एब्जॉर्ब हो गई या तो हवा में उड़ गई, तो आपके पास अल्टीमेटली बचेगा क्या? बचेगा एजी। क्या ये बात समझ में आई? सब बना किसका है क्यूपिल? क्यूपल में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स को मिला के, सिलिकॉन, काफी सारी चीजें, दाल चीनी मिट्टी, आपने देखा है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। एग्जैक्टली बताना मुश्किल होगा कि इतना डिटेल में नहीं पता मुझे भी, बट ये चीज है कि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा एब्जॉर्ब, आपने देखे होंगे, सिरेमिक टाइप की होती है वो, ठीक है। ओके सर। चले जी, खत्म करें इसको। ये वाला जल्दी से देख लो, ये चैप्टर भी समाप्त हो गया हमारा। इस चैप्टर में किसी को भी डाउट हो किसी भी पॉइंट पे तो पूछ सकता है, वरना हम पी ब्लॉक चालू करें। पहले पी ब्लॉक जनरल पढ़ेंगे। आ जाओ, यहाँ तक देख लो, जब सारे लोग रेडी यस मुझे बोल देंगे तो मैं आगे चलना शुरू करूंगा। जल्दी से सारे लोग देख यस लो, सर। ठीक है। यस अब सर। तक अब इसे रीड जरूर करना बच्चे, तरीका यही रहेगा, आपको पता है सरफेस में भी मेटलर्जी में भी फर्स्ट आपको क्या करना है। फर्स्ट आपको प्रीवियस ईयर्स करने, एनसीईआरटी वापस से पढ़नी, कम से कम 2 से 3 बार एनसीईआरटी पढ़ के प्रीवियस ईयर करने। प्रीवियस ईयर के बाद जो मैंने आपको किताब भेजी जेई की, आपको वो वाले क्वेश्चन करने प्रीवियस ईयर वहां से। फिर आपको जो भी करना है वो आप करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको प्रीवियस ईयर बुक जितने भी, भेजी नहीं है। नहीं भेजी मैंने, क्या बात कर रहे हो? नहीं सर, सर वो मेरे पास आई नहीं थी, टेलीग्राम पे आपने कही थी। मैंने उसमें तो भेज दी थी ग्रुप पे। सर ग्रुप में नोट्स थे बस।
ठीक है बच्चे, मैं मेरे को याद दिलाना, मैं अभी क्लास के बाद उसको डाल दूंगा किताब। आपने ये सब काम करना है। आज जनरल पी ब्लॉक पढ़ना शुरू करें। ठीक है, पहले हम एसिड्स के बारे में या ऑक्सो एसिड्स के बारे में पढ़ें। ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड्स को देखते हैं। ठीक है, ऑक्सो एसिड की पहली कंडीशन तो क्या होता है आपका, कौन सा ऑक्सो एसिड होता है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए और फिर उसके साथ ओ एच जुड़े होने चाहिए। याद है कि नहीं याद है? इसको बोलते हैं ऑक्सो एसिड। ऊपर डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए और साथ में आपके पास ओ एच जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड इज एन ऑक्सो एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। आपके पास फॉस्फोरिक एसिड इज एन ऑक्सो एसिड। ठीक, आपके पास परक्लोरिक एसिड इज एन ऑक्सो एसिड। ये देखो, दिख रहा है आपको? तो ये जितने भी आपके ऑक्सो एसिड, क्या ऑक्सो एसिड समझ में आया सबको क्या होते हैं? ऑक्सो एसिड में डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए और ओ एच होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना? yes, यस सर। ठीक है, हम ऑक्सो एसिड्स के बारे में कुछ कुछ देखने जा रहे हैं। हम ग्रुप 13, 14, 15, 15, 17 इनके बारे में सब कुछ 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 देखने जा रहे हैं। आई नो ये वाली चीज आपको थोड़ा सा ऑड लगेगी, बट ट्रस्ट मी, मजा आएगा आपको समझ के। ठीक है, अब बस चलते जाओ, जो मैं बता रहा हूँ इसको याद रखना है। जो आपको अभी के लिए लग रहा है कि ये क्या है, तो उसको अभी के लिए याद रखना है। मैं इसको सब आगे डिटेल में बताऊं। ग्रुप नंबर 13 में अगर आप देखोगे तो इसमें जो तुम्हारे पास टाइप ऑफ एसिड बनते हैं वो एक ही टाइप का एसिड बनता है, दैट इज इक एसिड। इक एसिड का मतलब क्या है? जैसे आपके पास है H3PO3, एक ही है ना, इसका नाम क्या होता है? बोरिक एसिड होता है कि नहीं होता है? इक, लास्ट में देखा, इक एक ही टाइप का एसिड है ना, इक एसिड। ग्रुप 14 में अगर आप आओगे, यहां पर भी सिर्फ एक ही वेराइटी है एसिड का, दैट इज इक एसिड। कैसे? H2CO3, इसका नाम क्या होता है जल्दी से बताना? कार्बोनिक एसिड, इक एसिड। यस सर। आप देख रहे हो कुछ तो सिमिलैरिटी, कुछ तो है यहाँ पर एक्स्ट्रा जो हमने नहीं पढ़ा था। इक एसिड, आप देखो ऑक्जेलिक एसिड, इक एसिड। देख रहे हैं ना आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ये देखो, इक एसिड, एथेनोइक एसिड, इक एसिड। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है सबको कि मैं इक एसिड, ये इनके नाम में इक एसिड क्यों आ रहा है, वो चीज अभी देख रहे हैं हम इक एसिड्स के बारे में पढ़। इसी तरह ग्रुप 15 में जब आप आओगे ना, यहाँ पर आपको तीन टाइप का एसिड मिलेगा। एक होता है आपका इक एसिड, ठीक है, दूसरा होता है आपका अस एसिड, एंड तीसरा होता है आपका हाइपो अस एसिड। क्या ये बात समझ में आई? अब ये क्या होते हैं सर? आ जाओ जी, मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। आपके पास होता है H3PO4, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है ये +5, इसको बोलते हैं इक एसिड। इससे एक ऑक्सीजन कम कर दो, ये हो जाता है अस एसिड। नाम अस और इक ऐसे ही आता था ना, इक इज फॉर हायर एंड अस इज फॉर लोअर। इक एसिड मींस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड होगा, अस एसिड थोड़ा कम वाला होगा। हाइपोअस मतलब कि हाइपो अस वाले से भी कम। हाइपोअस मतलब अस वाले से भी कम। H3PO2 इज हाइपोअस एसिड। और ये चीज तुम्हारा नाइट्रोजन के साथ भी होता है। नाइट्रोजन ऑल्सो फॉर्म्स ऑल द थ्री, जैसे HNO3, HNO2, एंड एक होता है जिसको HNO बोलते हैं, बट वो HNO के फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके H2N2O2 की तरह डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और देखो इसके साथ भी यही है, दिस इज द इक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दिस इज द नाइट्रस एसिड, और इसी में आप देखो ये क्या होगा, हाइपोनाइट्रस एसिड। पहले आप ये बात बताओ, क्या सबको ये चीज समझ में आया कि मैं क्या बात क्या कर रहा हूँ? मैं वैरायटी ऑफ yes, एसिड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी में क्या होगा। और इसी में एक और बहुत तगड़ा सा की पॉइंट सारे लोग देखना। जो की पॉइंट है वो ये है, ये इनऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर का मेन बात है। जो भी इक एसिड का सॉल्ट बनेगा, जब इक एसिड का सॉल्ट बनता है तो वो 8 हो जाता है। देखो जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। एसीटेट, एसिटिक एसिड होता है एसीटेट, बोरिक एसिड है बोरेट।
देखा आपको ये जो नाम समझ में आ रहे हैं, आपको कहाँ से आ रहे हैं सर? देखिए आपका सल्फेट, देखा ये Yes. बात समझ में आया? यस इस एसिड का जब सॉल्ट बनता है तो वो एट बन जाता है। अब उसी तरीके से अगर आप अस के लिए बात करो, अस एसिड का जब सॉल्ट बनता है तो हम उसमें आइट लगाते हैं, आइट। क्लियर? ये सारे के सारे तुम्हारे नॉमेनक्लेचर। आ जाओ ग्रुप 16 और 17 की बात करते हैं। ग्रुप 16 में देयर इज ओनली टू वैरायटी। एक कौन सा होता है आपका इक एसिड, द अदर इज अस एसिड। और इसका एग्जांपल मैं आपको मैं लूं तो आपके पास H2SO4 होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, एंड H2SO3 है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक का सल्फेट और सल्फ्यूरस का सल्फाइट। देखा सबको सल्फाइट वाली बात? अब तो याद हो गया, नाम तो नहीं याद करना पड़ेगा। देखा आपको सल्फाइट, अस में एक कम होगा, अस में एक कम होगा, और जब इसका सॉल्ट बनेगा आइट तक। पहले यहां तक बताओ, क्या सबको समझ में भी आ रहा है कि क्या है, हो क्या रहा है, या फिर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? Sir, ठीक है। क्या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? No, sir. नो अच्छा, सर। ओके ओके। हाँ भाई, बाकी सारे लोग लोना क्लियर है बच्चे, ये वाली बात? Yes, sir. चलो जी, नम्रता आया समझ में ये वाली इक एसिड वाली बात? ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। नम्रता, नम्रता Yes, sir. आ रहे ना? नहीं आ रहा? Sir. ओके ओके ठीक। चलो जी, ग्रुप 17 की बात करते हैं। तो ग्रुप 17 में आपके पास क्या होगा? यहां पर हम ऐसे बोलते हैं कि लास्ट तक जाते जाते इनके पर लग जाते हैं। पर इक एसिड, इक एसिड, अस एसिड, एंड आपके पास आता है हाइपो अस एसिड। चार टाइप के एसिड बनाता है ये। इसमें एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। और ये एक्सेप्शन नहीं है, आपको याद होगा फ्लोरीन का सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट है। फ्लोरीन का सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, याद है? फ्लोरीन का यस सिर्फ सर। एक ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए वो और ज्यादा कुछ नहीं बनाता। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल आएगा HClO4, ये हो गया पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। फिर आपके पास आता है HClO3, क्लोरिक एसिड। फिर आपके पास आता है HClO2, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। और आपके पास है लास्ट HClO, क्लो, अरे हाई, अस एसिड क्या था, क्लोरस एसिड हो गए। ठीक है, और ये आपका हाइपोक्लोरस। क्या ये बात समझ में आई? तो इस तरीके के चार टाइप के एसिड बनते हैं। ये सारे आपके ऑक्सो एसिड्स हैं। इसमें मैं एक टेबल और आपको बताना चाहूंगा ताकि ऑक्सो एसिड कंप्लीटली हो जाएगा। फॉर ग्रुप 17, फॉर ग्रुप 17 आपके पास ये टेबल देखना, पी ब्लॉक। सारे लोग देखना है यहाँ पे। हम डायरेक्टली खत्म कर देंगे कि कितने टाइप के एसिड बनते हैं इसमें ग्रुप 17। ये देखना, मुझे तो ये इस तरीके से याद है कि कौन कौन से नहीं है जो क्वेश्चन आता है। देखा आपको ये वाला क्वेश्चन इसकी बात कर रहा है। तो ये चीज समझ में आ रहा है सबको? देखना जी, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर ना,
आप बस इतना याद रखो कि देखो ये चीज तो आपको याद नहीं होगी कि कौन सा बना रहा है, पर ये जरूर याद हो जाएगा कौन सा नहीं बना रहा है। देखो फ्लोरीन के साथ तो बता ही दिया मैंने कि ये नहीं बनाएगा कुछ भी। फ्लोरीन तो रहता ही -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बस आप ये याद रखना कि हैलिक एसिड, हैलस एसिड, सॉरी हैलस एसिड वाला जो केस है तुम्हारे पास, वो नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वाला नहीं। देखो पर वाला बन रहा है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, उससे एक कम वाला बन रहा है, बट आपके पास इधर वाला अस एसिड वाला नहीं बन रहा है, जिसमें 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, वो वाला नहीं बन रहा है। और वो Br के लिए भी नहीं बन रहा, आई के लिए भी नहीं बन रहा। क्या ये वाली बात समझ में आई? अगर आपने बस ये दोनों याद रखा, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चे। फ्लोरीन सारे के सारे बना रहा है, ब्रोमीन आयोडीन ये दोनों नहीं बनाता, और फ्लोरीन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिर्फ HOF वाला। क्यों? क्योंकि उसके पास और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का चारा ही नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये वाली बात बताओ सर। Yes, sir. ठीक है, ये तुम्हारे पास यस आज का कार्यक्रम है जो आपने याद करना है। ये आज का आपको कार्यक्रम है, ये याद ही कर लेना है आपको, तब ना आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। अभी मैं आपको एक बढ़िया सा रिएक्शन दिखाता हूँ इसका, कि सर ठीक है ये रट लेंगे तो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपको देखो रिएक्शन कितनी इजीली याद कराने जा रहा हूँ, देखना। एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है इसी में, और मुझे भी याद नहीं होता है, मुझे समझा हुआ है तो मुझे पता है, मुझसे अगर याद करने बोलो मेरे को नहीं होगा। ठीक है, ये बनता है इसमें PH3 प्लस NaH2PO2 प्लस H2O2। अब ये रिएक्शन कैसे हो रहा है वो समझते हैं। जो तुम्हारे पास NaOH होगा, डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, ये तो आपके पास पानी में होगा कि नहीं होगा? NaOH पानी में होगा कि नहीं होगा? NaOH बेस ही नहीं होगा जब तक पानी में नहीं होगा। ठीक है, आपने जब पानी में इसको लिया, क्वेश्चन है हमारा, एसिड बेस टाइप की रिएक्शंस ही होती हैं जनरली। P4 अभी रिएक्शन नहीं करेगा NaOH के साथ। जब भी बेस के साथ आप रिएक्शन कर रहे हो ना, जब भी बेस के साथ रिएक्शन है, तो आपका स्टेप 1 होना चाहिए हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस याद है आपको? हाइड्रोलिसिस पता है क्या होता है? रिएक्शन विद वाटर होता है कि नहीं होता है? रिएक्शन विद यस वाटर होता है। सर। तो अगर आपके पास P4 है ना, इसको आपने लिया, तो ये P4 वाटर से रिएक्ट करेगा। पहले इसका हाइड्रोलिसिस होगा, ये मैं दिखाऊंगा। ये इन वर्ड्स कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में लिखी है। पहले इसका हाइड्रोलिसिस होगा, और हाइड्रोलिसिस करके ये बनाता है हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन लगा होता है, एंड हाइपोअस एसिड। इसलिए मैं आपको बता रहा था, और मैं आपको ऐसे फॉर्मूलाज बताऊंगा कि जब ऐसा रिएक्शन होता है तो इक एसिड एंड ये बनता है। अब बोले ओके, आपको बस इक एसिड पता चलते ही आपको समझ में आ जाएगा। हाइड्राइड इसका क्या होगा? P4 का PH3, एंड इसका जो एसिड होगा वो होगा H3PO2। क्या ये बात सही है कि नहीं? अब ये दोनों चीजों को आप जब NaOH में डालोगे, तो ये NaOH में जैसे ही डाला, तो NaOH तो भाई एसिड और बेस रिएक्शन करके इससे रिएक्ट करेगा। ये तो आपके पास बेसिक है नहीं इतना, तो PH3 एज इट इज आपको मिलेगा। ये जब रिएक्शन करेगा तो NaH2PO2, एंड जो बचा हुआ है वो वाटर। क्या ये रिएक्शन समझ में आई सब? आराम से देख लो, आराम से देख लो। मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूँ, जब आपने ये रिएक्शन किया तो पहले हाइड्रोलिसिस हुआ। एक और रिएक्शन, फिर मैं क्लास बंद कर दूंगा आपकी के लिए। आप आराम से बैठ के इसके बारे में आज सोचना जरूर। आपका Cl2 है प्लस NaOH है। सारे लोग देखना, पहले अगर आपको रिएक्शन करना है तो ये क्या करेगा? ये पहले हाइड्रोलिसिस करेगा। हाई है ना? जल्दी बताओ, हाई है ना? बस लास्ट Yes, के 2 मिनट रह गए। यस सर। अब क्या बनाएगा ये हाइड्राइड? हाइड्राइड क्या होगा? HCl। इसका हाइपोअस एसिड आपको याद है ना, HOCl होगा कि नहीं होगा? अब देखना, ये दोनों ही एसिडिक है। अब ये दोनों ही एसिडिक है तो NaOH इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, NaOH इसके साथ भी रिएक्ट करेगा। इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NaCl, दूसरे के साथ करेगा तो NaOCl और H2O बन गया। अगर इसी रिएक्शन को आप कैल्शियम के साथ करोगे, हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये आएगा CaCl2 प्लस CaOCl का होल ट्वाइस प्लस H2O। और यही क्या होता है आपके पास? ब्लीचिंग पाउडर होता है कि नहीं होता है? ये देखो, देखा आपको ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 देखा?
ये ब्लीचिंग पाउडर की एग्जैक्ट रिएक्शन है, या किसी को भी डाउट है? आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? ये तुम्हारे पास किस में कन्वर्ट होगा? हाइड्राइड एंड हाइपोअस, है या ना? रिएक्शन 1 रिएक्शन 2 तक किसी को डाउट है? हाँ, डाउट है? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई नो ये थोड़ा डाउट सही कंफ्यूजिंग सी चीज है। आज बस आप ये याद रखना, अगर आप लोगों ने नहीं लिया स्क्रीनशॉट तो आप इसका ले लो। एक ये वाला पेज आपने याद रखना है और एक ये वाला पेज याद रखना है। मैं दोबारा बता दूंगा यहाँ से, ठीक है।